नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड पर, लेकिन सवाल जवाब शुरू करने की पहले हम बात करते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ये फाइनेंशियल साल खत्म होने को है। टैक्स सेविंग के लिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो क्या ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपके लिए बेहतर क्या होगा, इस पर बात करते हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी से। हेमंत, स्वागत है आपका शो में। हेमंत, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बचे होते हैं जब आप खूब जोर लगाकर टैक्स सेविंग के लिए आप निवेश करना शुरू करते हैं। जनवरी निकल गया, फरवरी बीत चुका है, अब बचा है मार्च का महीना। कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, किस किस कैटेगरी में आप रखेंगे उन सारे ऑप्शंस को? देखिए स्वाति, टैक्स सेविंग के लिए जो मेन सेक्शन है एटीसी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसको मैं अगर चाहूंगा तो 4 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक तो होते हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहते हैं, वो हो गए, एक इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गए, और तो तीसरा जो है वो इक्विटी से रिलेटेड है, और चौथा जो है जो हमारे हाउसिंग लोन के रीपेमेंट है, जो ट्यूशन फीस है, वो चौथी कैटेगरी में डालूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेडिशनल ऑप्शन की, तो सबसे पहली ऑप्शन आती है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एक तरह से मैंडेटरी सेविंग है। हर जो इन्वेस्टर है जो जिनके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मेंबर है, जो भी वो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो सेक्शन 80C में उनको टैक्स रिबेट मिलती है। दूसरी ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। मुझे लगता है जितनी भी ऑप्शंस हैं 80C के अंदर, उसमें सबसे एक अच्छी ऑप्शन है पीपीएफ, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको जो 80C की जो टैक्स बेनिफिट मिलती है और साथ में जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो भी टैक्स फ्री है। करंटली इसके ऊपर 8.8% का जो इंटरेस्ट है वो रेट चल रहा है, और इसमें आप मिनिमम 500 रुपए और उसके बाद 500 रुपए के मल्टीपल से 1 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली 15 साल की जो स्कीम है, लेकिन आप चाहें तो 7 साल के बाद इसमें पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी ऑप्शन रहेगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, यानी इसमें वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी एज जो है वो 60 ईयर्स की हो, या अगर जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो और वो 55 to 60 ईयर्स की एज में हो। लेकिन वहां पे कंडीशन ये है कि आपको रिटायरमेंट लेने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको अकाउंट खोलना है। तो तीसरी ऑप्शन यहाँ पे ये है। चौथी ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट। 5 साल का बैंक डिपॉजिट। हर बैंक डिपॉजिट यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है। 5 साल का अगर आप बैंक डिपॉजिट लें, इसका मतलब ये है कि अगर आप बैंक डिपॉजिट लें और 5 साल का लें तो आपका लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का हो गया, लेकिन जो इसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं है। उसके अलावा होता है पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है 5 साल का। यहाँ पे करेंटली आपको करीब 8.77% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये भी जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन 80C के अंदर आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट मिलेगा। उसके अलावा एक और है इस कैटेगरी में, मैं कहूंगा वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे 2 सीरीज है, एक 5 साल का सीरीज है, एक 10 साल का सीरीज है। 5 साल का सीरीज में रिटर्न है 8.6% इंटरेस्ट मिलता है, और जो 10 साल का है उसमें 8.8 मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ये है कि जो इंटरेस्ट इसमें मिलता है पहले 4 साल, वो भी 80C के अंदर रिबेट में शामिल है। ये और किसी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गए आपके जो ट्रेडिशनल जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। इसमें आपके जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम, या आपकी जो एंडोमेंट प्लान हो, किसी भी तरह की प्लान हो, वो इसके अंदर शामिल होती है। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपका जो प्रीमियम है वो आपके सम एश्योर्ड्स के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा है तो फिर आपको 80C के अंदर रिबेट नहीं मिलेगी। इससे मिलती जुलती एक और रिबेट है जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो बात करते हैं, वो सेक्शन 80D में आता है। लेकिन वो भी समझा दें यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एक तो ये है कि अब 15,000 रुपए तक अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो वो आपका टैक्स फ्री है। उसमें आपका, आपके स्पाउस का और आपके बच्चों का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर होता है। इसमें अगर आपकी पूरी लिमिट अगर पूरी नहीं होती है, तो अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है, 5,000 रुपीज तक अगर आपने उस पर खर्चा किया है तो वो भी यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और उनका अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो भी रिबेट आपको मिलेगी। लेकिन वहां पे 2 कंडीशंस ये हैं कि अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, और ये बता दूं कि सीनियर सिटीजन की एज यहाँ पे 60 ईयर्स की मानी गई है। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनको 15,000 रुपए की रिबेट है, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो फिर 20,000 रुपए की रिबेट है। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर अगर आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट देते हैं जिसके लिए आपको बिल्स देना है, वो भी आपको
टैक्स फ्री है। तो ये हो गए इंश्योरेंस से रिलेटेड। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंश्योरेंस पे हम आपको बता तो रहे हैं कि टैक्स छूट किस तरह की पॉलिसीज पर मिल रहा है आपको, लेकिन इंश्योरेंस का जो बेसिक काम है वो है आपको सुरक्षा प्रदान करना। तो निवेश के लिहाज से कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ निवेश और टैक्स सेविंग के लिए लेना, ये थोड़ी बेवकूफी होती है जो लोग नॉर्मली ये काम करते हैं। बिल्कुल, आप पूरी तरह से सहमत हूं आपसे। काफी सालों से, हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि टैक्स सेविंग करना है या उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट करके लेते हैं। वो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। जो टैक्स आपको जो बचता है वो मेरे हिसाब से वो इंसिडेंटल है, वो आपको देखना है। फिर इक्विटी से रिलेटेड अगर हम ले तो उसमें दो ऑप्शन है, एक तो ELSS है और दूसरा है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। ELSS तो बहुत पहले की स्कीम है, जैसा हम जानते हैं यहाँ पे 1 लाख के अंदर उसकी लिमिट है और इसमें 80% पैसा जो है, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है, 80% पैसा जो इक्विटी में जाता है, बाकी डेट में जाता है। और जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है वो ATCCG के अंदर है। ये एक नया सेक्शन इस साल में इंट्रोड्यूस किया गया है और सिर्फ नए निवेशकों के लिए, सिर्फ नए निवेशकों के लिए है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को कैसे डिफाइन किया गया है कि जिन निवेशक ने 23 नवंबर 2012 से पहले डीमैट अकाउंट नहीं खोला हो, अगर खोला हो तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर वो नहीं खोला तभी वो एक नया इन्वेस्टर माने जाएंगे। आपकी इनकम जो है 10 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसमें जो एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं वो है BSE 100 के जो स्टॉक्स हैं वो, या जो NSE 100 के स्टॉक्स हैं वो, या जो PSU जिनको महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना का जो स्टेटस मिला हुआ है उनके शेयर्स, या उनके जो फॉलो अप पब्लिक इशू FPO जिसको बोलते हैं वो, या फिर अगर IPO हो उन PSU के जिनकी जो एनुअल जो टर्नओवर है वो 4000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक ऑप्शन है, बट मुझे लगता है क्योंकि ये पहली बार इन्वेस्टर्स के लिए है तो एक बात ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड सही ऑप्शन रहेगा अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और क्योंकि जो ETF है उनके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक अच्छी न्यूज ये है कि ऐसे डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं अब इस स्कीम के लिए जहां पे आपको 1 टाइम चार्ज देना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन इक्विटीज के अंदर यहाँ पे है। तो आपको हमने यहाँ पर ऑप्शंस बताए हैं कि टैक्स सेविंग के लिए आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अगर आपको कोई जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं। ईमेल ID है mf@moneycontrol.com। लेकिन वक्त है यहाँ पे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। फोकस होगा म्यूचुअल फंड्स पर, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे हेमंत रुस्तगी। चलिए लेते हैं पहला सवाल। सतीश चंद्रा ने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। इनकी उम्र है 27 साल और सैलरी है करीब 4 लाख रुपए सालाना। हर महीने 12,000 निवेश कर सकते हैं। लक्ष्य इनका 10 साल में 15 लाख जोड़ना। कहाँ और कैसे निवेश करें ये हेमंत? देखिए, इन्होंने कहा इनका टाइम होराइजन जो है 10 साल और 15 लाख का टारगेट है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन रहने से फायदा क्या रहता है कि आप डिसाइड कर पाते हैं कि कितना समय है आपके पास अपना गोल अचीव करने के लिए और किस तरह का आपका एसेट एलोकेशन हो, जो आई थिंक किसी भी पोर्टफोलियो, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कितना पैसा हमारा इक्विटी में लगे, कितना पैसा डेट में लगे, कितना पैसा गोल्ड में लगे। उससे क्या होता है कि हम अपना डिफाइन करते हैं कि हमारा रिस्क लेवल कितना है और वही डिसाइड करता है किस तरह के रिटर्न हमको आगे मिलेंगे। यहाँ पे क्योंकि इनके पास 10 साल का समय है तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रीडोमिनेटली इक्विटी में जा सकता है। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे 12% का रिटर्न मान के चलें तो मुझे लगता है कि इनको अपना गोल अचीव करने के लिए करीब 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो 12,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर गोल जो है उनका वो 7,000 की इन्वेस्टमेंट से पूरा हो सकता है। यहाँ पे 2 फंड ये देख सकते हैं, एक HDFC इक्विटी जिसमें वो 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा नरेश को कि एक तो उन्होंने गोल बना दिया, एक अपना टारगेट बना दिया। मैं चाहूंगा क्योंकि इनके पास पैसा भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सही समय है उनके लिए कि अपने बाकी जो गोल्स हैं, क्योंकि एक यही गोल नहीं होगा, उन्होंने डिफाइन नहीं किया एग्जैक्टली किसके लिए चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे गोल्स होंगे उनके, शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म के, लॉन्ग टर्म के। उनको डिफाइन करें और देखें कि कितना समय है और उसको जितना जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स में जितना जल्दी आप शुरू करें उतना ही आपको फायदा है। तो मुझे लगता है क्योंकि ये अभी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, साथ में अगर वो भी करेंगे तो आई थिंक उनके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। सतीश हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, आपको आवाज आ रही है हमारी? सतीश
जी मैम, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मैम? तो आपने कहा 12,000 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं। आपको जो लक्ष्य 15 लाख आपको चाहिए 10 साल में, तो आपको हेमंत ने सलाह दी है कि आपका जो ये टारगेट है वो 7,000 रुपए के निवेश से पूरा हो जाएगा। तो आप अपना जो बाकी गोल्स हैं, कुछ और वित्तीय लक्ष्य, वो भी बनाइए और उन्हें भी पूरा करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल 2 फंड में निवेश करने की सलाह आपको दी गई है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी और HDFC इक्विटी फंड में। ठीक है? रिलायंस, आपकी स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहे हैं, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और HDFC इक्विटी फंड। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रियांशी आनंद हमारे साथ जुड़ रही है नई दिल्ली से। प्रियांशी जी नमस्कार, क्या जानना चाहती है आप? मैम नमस्कार जी। मैम, मैं अपनी बेटी के लिए हर महीने 1000 से लेकर 1500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तकरीबन 20 साल के लिए। जी जी जी। तो मैम मुझे कोई इसके बारे में कोई मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए। और मुझे एक थोड़ा डाउट है कि अगर इन केस कुछ मिसहैपनिंग होती है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, तो मैम मुझे लॉस क्या होगा? मैम उसके बारे में प्लीज मुझे थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, तो आप हर महीने चाहती हैं निवेश करना करीब 1000 से 1500 रुपए बेटी के लिए। कितना लंबा लक्ष्य लेके चल रही हैं आप, वक्त लेके चल रही हैं? 10 से 15 साल, 20 साल कम से कम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 15-20 साल का लक्ष्य। बेटी बहुत ही छोटी है अभी, तो उसकी पढ़ाई और शादी के लिए चाहते हैं निवेश करना। तो एक फंड में निवेश करना फिलहाल शुरू करें। अगर 2000 रुपए मान के चलते हैं तो कितनी रकम जुड़ सकती है 15 से 20 साल में? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें देखना जरूरी है मुझे लगता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बेटी बहुत छोटी है, तो जितना जल्दी, मैंने पहले भी कहा, ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जितना पहले आप शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना समय आपको मिलता है और आप एक अच्छी एसेट क्लास यानी इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, उतना जितना लंबा समय आप देंगे उतनी ही आपका वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो आई थिंक उस हिसाब से उनकी जो प्लानिंग है बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट तो शुरू करें, लेकिन इंश्योरेंस पे ध्यान दें सबसे पहले। मुझे लगता है कि जो भी अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, क्योंकि अभी यहाँ पे डिपेंडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, क्योंकि 1000 या 1500 की बात कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो बहुत ही जरूरी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें, यानी लाइफ इंश्योरेंस कवर बिल्कुल सही होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस में जैसे हम हमेशा कहते हैं टर्म प्लान देखना चाहिए। तो जो भी अर्निंग मेंबर हो वो अपना इंश्योरेंस लें, टर्म प्लान लें, और वो करीब 10 से 15 टाइम जो है उनकी एनुअल इनकम का वो एटलीस्ट ले लें। क्योंकि उससे फायदा क्या होगा कि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है या अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट होता है, तो एटलीस्ट जो बाकी लोग हैं फैमिली में वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। यहाँ पे हम टाइम होराइजन मान के चलें, 2 गोल हो सकते हैं इनके रिलेटेड बेटी के लिए। एक तो उनकी एजुकेशन का पकड़ लीजिए या उनकी मैरिज का पकड़ लीजिए। क्योंकि बहुत छोटी है, तो मैं करीब मान के चल रहा हूँ कि 18 और 23 साल का टाइम होराइजन को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि 18 साल उनकी हायर एजुकेशन के लिए और 23 जो है उनकी मैरिज के लिए। अगर हम एक यहाँ पे टारगेट मान के चलें, क्योंकि उन्होंने कुछ टारगेट नहीं दिया है, क्योंकि टारगेट नहीं रखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। एक तो तरीका ये कि हमने कहा कि हमारे पास जितना पैसा हम वो इन्वेस्ट करें, दूसरा हम थोड़ा प्लान करके करें। यहाँ पे अगर हम 18 साल का टाइम होराइजन लेके चलें और 15 लाख का टारगेट में अगर एजुकेशन के लिए लूं, तो उनको 2000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है उसको अचीव करने के लिए। और साथ ही अगर मैरिज के लिए अगर गोल रखें 25 लाख का, तो वहां भी 2000 रुपए उनको अचीव करने हैं। तो टोटल 4000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है 2 फंड से अगर शुरुआत करें, जितना भी पैसा है, एक DSP टॉप 100 और एक HDFC इक्विटी, ये 2 फंड से शुरुआत करें। और जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे पॉसिबल हो वो उस पैसे को बढ़ाएं ताकि ये अपना गोल को अचीव कर सके। प्रियांशी, हाँ जी मैम। आपके हस्बैंड घर में इकलौते कमाने वाले मेंबर होंगे शायद? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें बोलिएगा पहले एक टर्म प्लान, अगर नहीं लिया तो टर्म प्लान लीजिए सबसे पहले। हेल्थ इंश्योरेंस तीनों का, आपका, आपकी बेटी का और आपके हस्बैंड का होना जरूरी है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे आप निवेश करना शुरू करेंगी। शुरुआत में आप 1-2 फंड्स देख सकती हैं, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 और HDFC इक्विटी फंड। फिलहाल आपके पास, आपने कहा 1500 रुपए कैपेसिटी है निवेश करने की। शुरू कीजिए निवेश करना, लेकिन इस रकम को बढ़ाएंगी तभी जाके आपकी जो लक्ष्य है बेटी से जुड़े हुए, पढ़ाई और शादी, उसके लिए आप अच्छा खासा रकम जोड़ पाएंगी। ठीक है जी मैम। चलिए, वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।
योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है म्यूचुअल फंड पर सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रुस्ता की। अगला सवाल लेते हैं। रंजना मामी हमारे साथ नासिक से जुड़ रही हैं। रंजना जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? बिल्कुल मैम, हम आए ना 3 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और हमारा मौजूदा पोर्टफोलियो कैसा है और कौन सा फंड अच्छा है और कौन से फंड से हमने बाहर निकलने की जरूरत है वो बताइएगा। आपके पास 7 फंड है रंजना जी, आपने 3-4 साल से निवेश शुरू किया है। ये बताइए कि आप किस लिए निवेश कर रही है, क्या आप कितनी रकम चाहती है, कितने सालों में? 15 साल तक हम निवेश कर सकते हैं मैडम, और 50 लाख चाहिए हमको। 15 साल 50 लाख 12,000 रुपए के आसपास का निवेश है, पूरा हो सकता है। और पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? देखिए स्वाति, यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि रंजना जी, जो आपने स्ट्रैटेजी चुनी है, मतलब जो आपने तरीका चुना है इन्वेस्ट करने का एसआईपी के द्वारा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका समय जो है, आपके पास टाइम है 15 साल। और जो आपने फंड चुने हैं इक्विटी में, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। एक तो ये कि जैसा पहले स्वाति ने कहा, आपके पास फंड थोड़े ज्यादा है, फंड को थोड़ा कम करने की जरूरत है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ये है कि आपने एक गोल बना के चले हैं। आपने कहा कि 15 साल में आपको एक अमाउंट इकट्ठा करना है, लेकिन हो सकता है कि आपके और भी दूसरे गोल्स हों इस दौरान या उसके और आगे आने वाले समय में भी। पूछ लेते तो सबसे रंजना जी बताइए, आप जो ये एक गोल लेके चल रही है 15 साल में 50 लाख रुपए, ये क्या रिटायरमेंट के लिए पैसे आप जोड़ रही हैं? हाँ यस मैडम, रिटायरमेंट के लिए। इसके अलावा कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जो आपको पूरी करनी है अगले 15 साल के अंदर? जी मैडम। मतलब घर में कुछ और भी है, किसी बच्चे की शादी वादी या फिर घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ऐसा भी कुछ गोल है आपका? हाँ, घर भी है और गाड़ी भी है और लड़की की शादी भी है। तो उनके लिए पैसा है आपके पास अलग से? नहीं मैडम, नहीं है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे रंजना जी? अभी रिटायरमेंट के बाद जो आएंगे वो ही है। और ये और शादी कब तक करनी है बेटी की? बेटी की शादी 3-4 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद मैम। तो उस वक्त क्या आप ये जो निवेश कर रही हैं इनमें से पैसे निकालेंगी क्या? देखते मैडम आगे। वक्त की कमी है, थोड़ा इनकी प्लानिंग मुझे लगता है कि इन्हें वापस से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी निवेश करना शुरू कर चुकी है 3-4 साल में और 3-4 साल में बेटी की शादी में फिर पैसे निकाल भी लेंगी तो ये जो उनका गोल है 50 लाख का वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा था, क्योंकि काफी इन्वेस्टर ऐसा करते हैं कि एक ही गोल बना के चलते हैं, बाकी जितने गोल्स उनको छोड़ देते हैं। जैसा उन्होंने कहा 3-4 साल बाद उनको पैसा चाहिए, अब वो आप इक्विटी में लगा नहीं सकते, इनका सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, वो बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है फिर से इनको, मैं चाहूंगा कि अपने गोल्स को डिफाइन करें और फिर से अगर क्वेरी भेजें तो आई थिंक हम ठीक तरीके से उनको आंसर करके कैसे उनको प्लान करना चाहिए बता पाएंगे। रंजना जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी गोल्स हैं, आपको जो भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बेटी की शादी, घर खरीदना, ये कब करना है, इसके लिए कितने पैसों की जरूरत होगी और अभी तक आपका बाकी निवेश और क्या है, अगर आप ये डिटेल्स हमारे पास भेजेंगे तो आपको हम सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सवाल एक बार आप फिर से भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।